हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम हमारा 23 लेसन सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था समाप्त कर चुके। लास्ट वीडियो में हमने उसके अति लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं उसके लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के साथ। तो आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आप इन क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लघुत्रात्मक प्रश्नों के साथ, जिसका कि पहला प्रश्न है ये: आम बजट से आपका क्या आशय है। तो बच्चों, हमने आम बजट के बारे में बात की थी कि वर्तमान परिवेश के आधार पर बजट कौन कौन से होते हैं। इसमें हमने आम बजट और पारंपरिक बजट की बात भी की थी। तो हमने कहा था जो आय व्यय का लेखा जोखा है वो किस में होता है, आम बजट या पारंपरिक बजट में। इसमें देश की विकास को नहीं देखा जाता, बल्कि जो बजट है उसमें जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण पर देखा जाता है। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है कि आम बजट एक देश की अर्थव्यवस्था का वार्षिक लेखा जोखा होता है। इसे पारंपरिक बजट भी कहते हैं। आम बजट का प्रमुख उद्देश्य विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण होता है। इस बजट में मुख्यतः वेतन, मजदूरी, उपकरण, मशीनें आदि के रूप में किए जाने वाले व्यय और विभिन्न मदों से होने वाली आय को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। हमने पहले ही इसको समझ भी लिया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बजट की तुलना जादू के पिटारे से की गई है, स्पष्ट करें। तो हमने जब बजट की परिभाषा और अर्थ पढ़ा था तो हमने देखा था कि अमेरिका में जो बजट है उसको एक जादू के पिटारे के अर्थ में प्रयोग किया गया था। तो जादू का पिटारा क्या होता है कि उसके अंदर से क्या निकलेगा इसका किसी को भी अनुमान नहीं होता। तो बजट जादू का पिटारा इसीलिए है क्योंकि इसको गुप्त रखा जाता है जब तक ये संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो इसीलिए बजट क्या हो गया, जादू का पिटारा हो गया ना। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आंसर लिखना है कि बजट की तुलना जादू के पिटारे से इसलिए की गई है क्योंकि जादू के पिटारे से लोग क्या रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं। पिटारे में क्या है ये जानने की जिज्ञासा रहती है। उसी तरह बजट में निहित तथ्यों को तब तक गुप्त रखा जाता है जब तक कि उसे देश की संसद के समक्ष प्रस्तुत ना कर दिया जाए। इस प्रकार बजट में वर्ष पर्यंत होने वाले आय व्यय का ब्यौरा दर्शाया जाता है। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बचत का बजट किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था ना, घाटे का बजट, बचत का बजट, संतुलित बजट। जब सरकार की आय तो क्या होती है, अधिक होती है, और व्यय क्या होते हैं, कम होते हैं। तो वही क्या हो गया, बचत का बजट हो गया ना। तो इसका आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है कि बजट सरकार की आय और व्यय का क्या होता है, विवरण प्रपत्र होता है। बचत का बजट वह बजट है जिसमें सरकार के व्यय की अपेक्षा क्या होती है, आय अधिक होती है, अर्थात सरकार की कुल आय उसके व्यय की अपेक्षा अधिक हो, अर्थात कुल आय कुल व्यय से अधिक हो। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख के आना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक घाटे से आप क्या समझते हैं। तो हमने राजकोषीय घाटा पढ़ा था, उसमें से हमें क्या घटा देना है, ब्याज अदायगी। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा कहते हैं। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको हमेशा से याद रखना है। तो इस तरीके से लिखना है कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायकों को घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है उसे ही प्राथमिक घाटा कहते हैं। अर्थात ब्याज की अदायगियाँ राजकोषीय घाटे में से निकाल दी जाए तो प्राप्त शेष को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगियां। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख कर आना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि यदि एक देश के बजट में राजस्व घाटा कितना दे रखा है, 700 करोड़ रुपए। ये तो न्यूमेरिकल प्रश्न आ गया, लेकिन हमने इसके फॉर्मूलेज देखे ना, उसके हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना है। तो राजस्व घाटा क्या है, 700 करोड़ रुपए, और राजस्व व्यय कितना है, 1800 करोड़ रुपए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, राजस्व प्राप्तियां। तो हमने पढ़ा था ना कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। राजस्व घाटे का फॉर्मूला हमने देखा था कि राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो राजस्व घाटा आ जाता है। तो उसी तरीके से आपको लिखना है, राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय को माइनस कर लो या राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को माइनस कर लो। तो यहाँ पर दे रखा है राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को हमने माइनस करने पर क्या आएगा, हमारा राजस्व घाटा। अब राजस्व घाटा 700 रुपये दे रखा है, राजस्व व्यय 1800 देखा है, और हमें क्या ज्ञात करनी है, प्राप्तियां ज्ञात करनी है। तो प्राप्तियां ज्ञात करने के लिए 1800 में से 700 को घटा देंगे। कितना आंसर आएगा, 1100 करोड़ रुपए हमारे यहाँ राजस्व प्राप्ति आ गई। और अब इसको दूसरे तरीके से देखें तो कुल व्यय कितना है, हमारा कुल व्यय है हमारा 1800 करोड़ रुपए, और कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी आ गई हमारी, 1100। तो 18 में से 1100 गए तो 700 अपना भी आ गया ना राजस्व घाटा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है।
ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके लघुत्रात्मक प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ कि इन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न है कि बजट घाटे से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए। तो हमने पढ़ा था कि बजट घाटा क्या होता है, जब सरकार की व्यय तो अधिक होता है और सरकार की आय कम होती है। और इसकी विभिन्न अवधारणाएं, जिसमें हमने प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटे के बारे में बात की थी। तो आपको इसका पूरा वर्णन यहाँ पर करके आना है, क्योंकि ये निबंधात्मक प्रश्न है। तो आपको इस तरीके से लिखना है, बजट घाटा क्या होता है, जो व्यय तो अधिक होता है किससे, आय से। अब इसके बाद राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व घाटा हमने समझाया था ना कि जब राजस्व व्यय तो क्या होता है, अधिक होता है और राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, कम होती हैं। तो राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को यदि हम घटा दें तो राजस्व घाटा आएगा। फिर इसका हम डिटेल में फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि आय योजना राजस्व व्यय प्लस आय योजना भिन्न राजस्व व्यय, क्योंकि राजस्व व्यय 2 प्रकार का होता है और राजस्व प्राप्तियां 2 प्रकार की होती है, गैर राजस्व और कर राजस्व। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका पूरा फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो राजस्व घाटे में से राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है, ये तो हमें पता ही है कि राजस्व व्यय तो अधिक होता है और राजस्व प्राप्तियां कम होती है। तो राजस्व घाटे को आपको समझाना है। ठीक है, इसके बाद आप राजकोषीय घाटे पे आ जाइए। सेकेंड अवधारणा इसकी ये है। तो राजकोषीय घाटा क्या होती है, जो कुल प्राप्तियां हैं, कुल में राजस्व और पूंजीगत दोनों आती हैं, केवल ऋणों के अतिरिक्त। उसमें से आपको क्या घटाना है, कुल व्यय, जिसमें राजस्व और पूंजीगत दोनों आता है। तो जहां कुल की बात आती है वो राजकोषीय आता है, केवल इसमें ऋणों को शामिल नहीं किया जाता। तो इस तरीके से आपको लिखना है। सरकार की कुल ऋण संबंधी आवश्यकता को ये बताता है, क्योंकि जो कुल व्यय है उसमें से कुल आय को हम घटा देते हैं तो ऋणों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए। तो यहाँ ऋण भी आएगी और ऋण के साथ साथ ब्याज भी आएगा। अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है उसको ये बताता है। फिर इसका दूसरा फॉर्मूला बजट घाटा प्लस उधार प्लस समस्त देनदारियां आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला जो है आपका कंसेप्ट वो है वित्तीय घाटा, जो कुल राजस्व प्राप्तियों में से कुल व्यय को के अंतर को बताता है। ठीक है, सरकारी कोष की वर्तमान स्थिति को बताता है। वित्तीय घाटा का सूत्र दूसरा क्या है, बजटीय घाटा प्लस शुद्ध ऋण प्लस वित्तीय घाटे का दूसरा सूत्र ये, जो राजस्व प्राप्तियों में से कुल व्यय कौन कौन सा, राजस्व और पूंजीगत दोनों इसमें घटेंगे। ठीक है, प्राप्तियां तो केवल राजस्व है, लेकिन जो व्यय है वो दोनों इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप वित्तीय घाटा बताएंगे। फिर आप प्राथमिक घाटा बताएंगे। तो प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को हम घटा देंगे, क्योंकि राजकोषीय घाटा है, ठीक है, हमने अभी बात की थी ना, तो उसमें ब्याज के साथ साथ जो ऋण है वो दोनों होते हैं, लेकिन ब्याज हम हटा देंगे तो हमारा प्राथमिक घाटा आ जाएगा, क्योंकि सरकार के जो ऋण है उसमें पिछले ऋणों की ब्याज राशि भी सम्मिलित होती है, इसलिए राजकोषीय घाटे में से इसको हम घटा देते हैं और प्राथमिक घाटा आ जाता है। और ये सरकार की शुद्ध ऋण संबंधी आवश्यकता को बताता है। तो इस प्रकार से आपको बजट घाटे का सूत्र लिखकर और चारों जो अवधारणा है उसको इसमें समझाना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है वो है, बजट को परिभाषित करते हुए इसके महत्व की विवेचना कीजिए कि बजट क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों एक देश बजट को बनाती है। तो आपको पहले बजट की परिभाषा बतानी है कि बजट होता क्या है। तो इस तरीके से बतानी है कि बजट सरकार की आय और व्यय का क्या होता है, वितरण प्रपत्र होता है, जिसमें आगामी वर्ष के आय व्यय के अनुमानित आंकड़े, आगामी वर्ष के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम और आय व्यय को घटाने बढ़ाने के क्या प्रस्तावों का विवरण होता है। तो इस तरीके से आप बजट की परिभाषा देख के आएंगे। उसके बाद सामान्यतः बजट का तात्पर्य सरकार के विवरण पर प्रपत्र होता है, जिसमें वर्ष पर्यंत होने वाले आय व्यय का क्या होता है, ब्यौरा होता है। बजट में निहित तथ्यों को उस समय तक गुप्त रखा जाना है जब तक कि उसे देश की संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता। ये सारी चीजें आपको यहाँ मेंशन करनी है। फिर आपको बजट का महत्व बताना है कि महत्व क्या है, ये न केवल विकास को प्रभावित करता है बल्कि विकास की दिशा को भी बजट प्रभावित करता है। फिर उत्पादन बढ़ाने में भी क्या है, बजट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बजट के माध्यम से सरकार क्या कर सकती है, नए कर लगाकर और जनता से ऋण लेकर उनकी क्रय शक्ति में क्या कर सकती है, कमी कर सकती है और कीमत स्तर को नियंत्रित कर सकती है। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना और आय और धन को का पुनर्वितरण करना किससे संभव है, बजट से ही संभव है। देश की उत्पादन संरचना, उत्पादन स्तर को दिशा देना भी बजट से ही संभव है। इसके बाद देश में प्रचलित मुद्रास्फीति और अवस्फीति का उपचार बजट प्रावधानों में परिवर्तन के द्वारा किया जाता है, जिससे आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसको डिटेल में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, आपको केवल 1 पॉइंट आपको इसका आंसर देना है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य वो भी बजट के माध्यम से ही संभव हो सकता है। आर्थिक असमानता पर रोक, सामाजिक सुरक्षा हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन, आर्थिक विकास हेतु योजनाओं का निर्माण, ये भी बजट के माध्यम से ही किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको पूरा बजट का महत्व बताना है। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय से आपका क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो राजस्व प्राप्तियां कौन कौन सी हैं? कर राजस्व और गैर कर राजस्व। और राजस्व व्यय कौन कौन से हैं? आयोजना व्यय और आयोजना भिन्न व्यय। यहाँ पर आपको इन सबका वर्णन कर कर आना है। तो आप शुरू करेंगे राजस्व प्राप्तियों से। ऐसी प्राप्तियां जिसको सरकार को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना पड़ता, जो कि किसको बताती है? चालू वित्तीय वर्ष को बताती है, जिसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है। जैसे उदाहरण दे दीजिए, करों से जो प्राप्त आय है, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज है, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ है, तो ये सब क्या कहलाएंगी? राजस्व प्राप्तियां कहलाएंगी। फिर इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो कर राजस्व और एक गैर कर राजस्व। कर राजस्व में सारे कर आएंगे, आयकर, निगम कर, उपहार कर, जीएसटी, सीमा शुल्क, ये सारे आ जाएंगे। और गैर कर राजस्व जो करों के अतिरिक्त आय है, जिसमें फीस, जुर्माना, शुल्क, सार्वजनिक संपत्ति से आय, ठीक है, और इसके अलावा है सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आता है राजस्व व्यय। तो ऐसे व्यय जिनसे कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता, जिसमें छात्रवृत्ति, पेंशन, वेतन, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती है, ब्याज भी इसमें शामिल होता है। फिर से भी दो भागों में बांटा जाता है, एक तो आयोजना व्यय और आयोजना भिन्न व्यय। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखकर आना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बजट से आपका क्या आशय है। दोबारा आपको बजट की जो परिभाषा बताई गई थी वो बजट की परिभाषा लिखनी है। जेंडर बजटिंग को क्यों उपयोगी माना गया है, कि जेंडर बजटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपको इसमें बताना है। तो बजट सरकार की आय और व्यय का वितरण प्रपत्र है, जिसमें आगामी वर्ष के आय व्यय के अनुमानित आंकड़े, आगामी वर्ष के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम तथा आय व्यय को घटाने बढ़ाने के प्रस्तावों का विवरण होता है। तो इस तरीके से आपको बजट की क्या लिख कर आनी है? परिभाषा लिख कर आनी है। फिर पूछा है जेंडर बजटिंग। तो जेंडर बजटिंग क्या होता है? जिसमें महिलाओं और शिशु कल्याण के लिए अलग से क्या बनाया जाता है? बजट बनाया जाता है, ताकि उनका सशक्तिकरण हो और वो भी देश की विकास प्रक्रिया में क्या हो? शामिल हो। तो उसे हम जेंडर बजटिंग कहते हैं। उसके बारे में आपको पूरा क्या लिख के आना है? यह वह बजट है जिसके माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं के विकास, कल्याण, सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष बनाए एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रावधान किए जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जेंडर बजटिंग। बजट के प्रावधान पुरुष और स्त्री को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। करते ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं जो बजट है उसमें महिलाओं और पुरुषों सबके लिए दिया जाता है। तो पुरुषों के लिए यदि अधिक दिया जाएगा तो महिलाएं पीछे रह जाएंगी, इसीलिए जेंडर बजटिंग बना के महिलाओं को उनके बराबर लाने की प्रक्रिया की जाती है। महिला विकास, कल्याण और सशक्तिकरण संबंधी नीति का निर्माण कब से शुरू हुआ? 2001 में हुआ था, लेकिन एक दशक में नई महिला नीति बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। वर्तमान सरकार राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति लाने की तैयारी कर रही है। इस नीति के तहत केंद्र की सरकार महिलाओं के विकास एवं कल्याण पर क्या कर रही है? जोर दे रही है। अकेले महिलाओं के लिए कैशलेस मेडिकल सर्विस लाने की योजना पर भी क्या चल रहा है? काम। तो ये जेंडर बजटिंग के बारे में आपको सारा बताया गया है, जो कि आपको लिखना है। इस नीति के अंतर्गत लैंगिक हिंसा के शिकार जो महिलाएं होती है, जिन पर घरेलू हिंसा होती है, उनको मुफ्त इलाज और कानूनी सहायता दिए जाने के साथ साथ उन्हें आश्रय देकर उनकी काउंसलिंग किए जाने की व्यवस्था का भी प्रावधान है, करने की बात कही गई है। लैंगिक भेदभाव की वजह से महिलाओं की देखभाल में कमी को ध्यान में रखते हुए महिला नीति में हेल्थ कार्ड बनाने की प्रस्ताव शामिल किया गया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि महिलाओं पर जोर दिया जा रहा है, किसमें? बजट में, और उनकी उस पर भी स्पेशल उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं की अधिकतर हेल्थ क्या होती है? बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाती, अपने परिवार में बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? इंडल्ज हो जाती है। तो ये महिला सशक्तिकरण और जो महिलाओं के लिए जो जेंडर बजटिंग तैयार की जा रही है, उसमें महिलाओं की हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है। इसके बाद महिलाओं को एनीमिया, विभिन्न प्रकार के कैंसर आदि बीमारियों की मुफ्त जांच, गर्भवती महिलाओं के लिए कैशलेस सर्विस और गंभीर बीमारियों की हालत में व्यापक स्वास्थ्य बीमा की यहाँ पर सुविधा दी जाएगी। तो देख पा रहे हैं कि आप महिलाओं के लिए क्या क्या ध्यान दिया जा रहा है बजटिंग में। महिला नीति में देश के कार्यकाल में महिलाओं की संख्या साल 2030 तक 50% करने का लक्ष्य। इन सभी योजनाओं के सरकार जेंडर बजटिंग में व्यय करने वाली राशि का प्रावधान पर धरातल पर जाने की कोशिश कर रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति में अधिक सुधार नहीं आया है। मतलब महिलाओं के लिए अलग से प्रयास किया गया है, जेंडर बजटिंग में उनके लिए अलग बजट प्रावधान किया गया है, फिर भी महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं आ पाया है। अब तक अबला से सबला नहीं बन पाई है, और उसके क्या क्या कारण हैं वो भी यहाँ पर दे पा रहे हैं कि क्यों महिलाएं अभी भी पीछे हैं। तो इसका पहला जो कारण है, महिलाएं आज भी अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हैं, क्योंकि महिलाएं खुद ही जागरूक नहीं है। जब तक वो जागरूक नहीं होंगी तब तक उनको उनके अधिकार कैसे मिल पाएंगे। दूसरा है शिक्षा के अवसरों में कमी। महिलाओं को शिक्षा के अवसरों में बहुत कमी है। अभी अभी हम देखें तो
साक्षरता के स्तर पे महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं पुरुषों के मुकाबले में। इसके बाद है स्वतंत्र निर्णय न ले पाना, वो अपने जो भी निर्णय लेती है उसके लिए पुरुषों पर डिपेंड रहती हैं, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती, इसीलिए उनकी स्थिति अभी भी पिछड़ी हुई है। उपयुक्त कारण या परिस्थितियों के कारण जेंडर बजटिंग का भारत जैसे विकासशील देश में पर्याप्त महत्व है। इसी वजह से भारत जैसे देश में जेंडर बजटिंग का बहुत महत्व है। तो आपको समझ में आ गया कि जेंडर बजटिंग में आपको किस तरीके से आंसर लिख कर आना है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर जो आपको बताए गए हैं इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो यही है, चैप्टर खत्म होता है। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।